हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मीज़ल्स और रूबेला के बारे में। कैसे मीज़ल्स और रूबेला वायरस के थ्रू फैलता है, क्यों ये यंग चिल्ड्रन और यंग पर्सन को नुकसान पहुंचाता है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एनबीएफसी के बारे में देखेंगे कि एनबीएफसी किस तरह से वर्क करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्या रेगुलेटरी मेजर्स आए हैं। देखो फ्रंट पेज में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है। इंडिया गवर्नमेंट ने जो हिट जॉब का आरोप लगाया था यूएसए ने, उसको नकार दिया। देखो हिट जॉब कहते हैं किसी विदेश में जाकर किसी पर्सन को मारना, ठीक है। तो हिट जॉब का केस कहते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ये हमारा काम नहीं है, हमने इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है, ये सरासर गलत है। तो जो अमेरिका के द्वारा आरोप लगाए गए थे इंडिया के ऊपर, उनको हटा दिया गया है और उनको सरासर गलत बताया गया। वैसे बहुत सारी ऐसे एजेंसीज़ हैं जो ऐसा काम करती हैं, जैसे मोसाद है। मोसाद की आप एजेंसी देखोगे तो मोसाद क्या करती है, ईरान में अक्सर जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उस पर निगाह रखती है और लोगों को मरवाती रहती है। तो इस तरह के काम अक्सर निकल कर आते हैं, तो इसलिए इंडिया ने कहा ये सब हमारे द्वारा काम नहीं किए जाते। देखो पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई ने क्या कर दिया है कि जो रिस्क वेट ऑन कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ बैंक एनबीएफसी टू 125%। मान लीजिए, मैं बताता हूँ रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है। पहले आपको रिस्क वेटेड एसेट रेशियो के बारे में बताता हूँ। रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये आए, तो ये 100 रुपये जो है बैंक के पास आए और ये 100 रुपये में से इसने क्या किया, 100 रुपये ये लोन दे दिया। अब 100 रुपये ये लोन नहीं दे सकता अकॉर्डिंग टू आरबीआई। आरबीआई का कहना है जो तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, इसमें से 9 रुपये जो है तुम रिस्क वेटेड एसेट की तरह रखोगे। इसे कैपिटल एडिकेसी रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। कैपिटल एडिकेसी रेशियो भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये 100 के 100 रुपये लोन में दे दिए जाएंगे तो क्या होगा, इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर मान लीजिए ये 100 के 100 लोन में दे दिए गए और कुछ भी इसमें से वापस नहीं आया, तो जो बैंक है वो बहुत बड़े घाटे में चली जाएगी। जो डिपॉजिटर्स का पैसा आया हुआ होगा वो वापस रिटर्न नहीं कर पाएगी। तो ये रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है जो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, और ये कभी अप एंड डाउन होता रहता है। देखो ये 9% कन्फर्म नहीं है, कभी ये 10.2 हो जाएगा। आप देखिए क्या कहा है, ये 125% बढ़ा दिया गया है। 125% का मतलब है कि इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, आप ये चीज़ देखो, मेजर्स एम कंज्यूमर क्रेडिट, मतलब जो कंज्यूमर का क्रेडिट है उसको रेगुलेशन करने के लिए है। और दूसरी चीज बताई गई है कि जो फ्लैगिंग द राइजिंग अनसिक्योर्ड लोन बुक ऑफ सर्टेन रेगुलेटेड एंटिटी, मतलब जो रेगुलेटेड एंटिटी हैं उनके जो अनसिक्योर्ड लोन है उसको क्या करना है, उसको हमें रेगुलेट करना है। तो यही चीज़ बताई गई है। ये रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मैंने बता दिया किस तरह से वर्क करता है। अगर मान लो रामू ने, आपको एक बार फिर से समझ लो, रामू और श्यामू ने यहाँ 200 रुपये बैंक में डाले, और रामू को पता है कि जब भी मैं डिमांड डिपॉजिट करूँगा, मतलब मुझे जब भी ज़रूरत होगी इसमें से निकाल लूँगा, मगर बैंक ने क्या किया, 200 के 200 ही लोन में दे दिए। अब बैंक के पास कुछ नहीं, तो बैंक की जो रेपुटेशन है वो गिर जाएगी। फिर कोई भी बैंक में सबमिट नहीं करेगा, क्योंकि आप बैंक के द्वारा रिटर्न ही नहीं दिया जा रहा है रामू श्यामू को। रामू श्यामू ने कहा कि हमें 200 रुपये वापस दे दो, तुम 200 ही नहीं दे पा रहे, तो इसलिए कुछ रिस्क वेटेड एसेट रेशियो रखा जाता है ताकि चीज़ों को रिटर्न किया जा सके। आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के प्रोविज़न। देखो एक डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन है, ये आरबीआई का डिपार्टमेंट है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेशन की और सुपरविजन की एनबीएफसी को, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मेजरली क्या करती हैं, ये बैंकिंग का काम नहीं। एक होती है डिपॉजिट
टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और एक होती है केवल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसे नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। और डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए सबमिट किए एनबीएफसी में, आपने कहा अरे मुझे 4 दिन बाद 80,000 रुपये वापस दे दो, नहीं, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेती। इसका जब मन होगा तभी देगा, जो इसके रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से देगा। एक एनबीएफसी, दूसरी जो होती है वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है। वो क्या करती है, वो ये दोनों ये काम करती हैं, लोन देती हैं कंपनीज को, कुछ शेयर लेती हैं गवर्नमेंट का, ताकि लोन ज़्यादा से ज़्यादा डिसबर्स किया जा सके। तो इनका मेनली काम है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, लोगों के स्टार्टअप पे पैसा प्रोवाइड करना, इस तरह का इनका काम है, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया, यही बात बताया गया कि इसमें रेगुलेटरी प्रोविज़न जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविज़न के, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविज़न के जो रेगुलेटरी प्रोविज़न है वो आरबीआई एक्ट 1935 में दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा रेगुलेशन और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है एनबीएफसीज का, प्रूडेंशियल रेगुलेशन भी किया जाता है, डायरेक्शन इशू की जाती है कैसे एक्सेप्ट करेंगे ये डिपॉजिट, ठीक है, सर्विलेंस किया जाता है बहुत सारे सेक्टरों को कैसे ये लोन दिया जा रहा है। तो इस तरह के ये काम होते हैं। अब क्या है, ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के बारे में क्या बताया गया है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एक्सेप्टिंग कंपनी सब्जेक्टेड टू ग्रेटर डिग्री ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होती हैं और एक होती है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो मैंने आपको बता दिया, इन पर क्या है बहुत ज़्यादा रेगुलेशन और सुपरविजन किया जाता है, कहीं ये दिवालिया घोषित ना हो जाए। क्योंकि अगर ये दिवालिया घोषित हो जाएंगी तो कंट्री की रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा, और कंट्री की रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज होकर आएगा। तो आप यहाँ पर एक वर्ड देख लीजिए, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी। देखो ये वर्ड क्यों आया, गवर्नमेंट क्या करती है कुछ कंपनीज को, कुछ एनबीएफसीज को, एनबीएफसीज एक तरह की कंपनीज ही होती हैं, उनको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बताती है। क्यों बताती है, अगर ये दिवालिया घोषित हो गई तो बहुत बड़ा मार्केट को लॉस हो जाएगा, और मार्केट को लॉस होने से क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली घाटा हो जाएगा, इन्वेस्टर्स जो है हमारी रेपुटेशन इन्वेस्टर की नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनीज पर नज़र रखती है, सुपरविजन रखती है, रेगुलेशन रखती है, ताकि इनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तुरंत गवर्नमेंट के द्वारा मनी प्रोवाइड की जाए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फोकस क्या होता है रेगुलेशन सुपरविजन का, 3 फोल्ड फोकस होता है। पहला क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डिपॉजिटर प्रोटेक्शन। भाई तुमने डिपॉजिट किया है एनबीएफसी में, आपको कितने सालों बाद पैसा मिलेगा, ये भी हमारा एक जिम्मेदारी है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। आरबीआई हैज़ एम्पावर्ड अंडर द आरबीआई टू टेक डिपोजिटिव एक्शन। मतलब कि अगर एनबीएफसी के द्वारा कोई भी गलती की जाती है, एनबीएफसी के द्वारा कोई भी क्राइसिस इमर्ज किया जाता है, तो आरबीआई एक्ट 1934 में दिया गया है कि पुनिटिव एक्शन लिए जा सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जा सकता है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर दिए जा सकते हैं, क्रिमिनल केसेस चलाया जा सकता है, ठीक है। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बेसिक जान लो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। 1956 वर्ड है यहाँ पर, ना कि 2013। कंपनीज के 2 एक्ट हैं, कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, जो रजिस्टर्ड होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट 1956, जो इंगेज रहती हैं लोन्स में। मैंने बताई लोन्स देती हैं कंपनीज को, एडवांसेज देती हैं और एक्वायर करती हैं शेयर को, स्टॉक को। शेयर को तो एक्वायर करेंगी भाई, जब तुम्हें पैसा देंगी तो उसके बदले में कुछ तो लेंगी, तो एक कागज़ पत्र लेती हैं। कभी कभी गवर्नमेंट की लोकल अथॉरिटी को भी ये पैसा देती हैं। तो इस तरह के वर्क किए जाते हैं, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम अरेंजमेंट। मतलब ये बताया गया है कि
ए नॉन बैंकिंग स्टोर विच कंपनी ए प्रिंसिपल बिजनेस ऑन लमसम इंस्टॉल एंड वे कंट्रीब्यूट इन एनी मैनर आल्सो बैंकिंग फाइनेंशियल रेजिडेंशियल। मतलब यही बताया गया कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज भी होती हैं और इन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को हाईली रेगुलेट किया जाता है और इनके लिए विशेष प्रकार के अरेंजमेंट बनाए जाते हैं। यही सब चीज़ इसमें बताई गई। फीचर क्या है एनबीएफसी के? एनबीएफसी का आप फीचर देख लो। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। मैंने बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ। क्या एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं करती? डिमांड का क्या मतलब? अगर आपने 80,000 200 1 लाख रुपये सबमिट किया और 1 महीने बाद कहने लगे मुझे 80,000 रुपये वापस दे दो, तो ये काम एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट भी नहीं है और चेक भी नहीं इशू करता है। देखो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है? देखो क्या होता है, बैंक में आपके पैसे डिपॉजिट है, मान लो आपके 100 रुपये डिपॉजिट है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में ऐसे प्रोविज़न है, अगर बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि 7 रुपये आपको रिटर्न देती है। आपके 100 रुपये पूरे गए मगर 7 रुपये आपको वापस दे देगी। इट्स कॉल्ड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो बैंक पर लागू होता है, एनबीएफसी पर लागू नहीं होता। देखो अब हम जानते ही हैं क्या हुआ उत्तराखंड में, जो 41 लोग फंसे हुए थे, मायब जो हमारा टनल बनाई जा रही थी उसमें ट्रैप हो गए थे 41 लोग, उन सबको अच्छे से निकाल लिया गया है और भगवान की दुआ से बहुत अच्छे से वो सेफ है, एम्स में भर्ती हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की रेंजेस क्या है। मैंने आपसे पहले भी बताया था, कोई भी स्टेट बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप उसकी रेंजेस प्लीज़ ज़रूर देखें, उसकी पासेस ज़रूर देखें, उसके नेशनल पार्क ज़रूर देखें। तो हम देखेंगे, देखो ये उत्तराखंड है हमारा प्यारा, ठीक है, और ये हमारा प्यारा इंडिया है। तो इसमें देखो शिवालिक रेंज उत्तराखंड से होती हुई जा रही है, पीर पंजल उत्तराखंड में नहीं आ रही है, हिमाचल तक आ रही है। पीर पंजल धौलाधर टच कर रही है उत्तराखंड से, ठीक है। ग्रेट हिमालयन रेंज उत्तराखंड से होती हुई नेपाल तक जाती है, वो अराकम वैली तक जाती है बहुत दूर तक। जंस्कर रेंज जो है थोड़ा सा टच करती है हमारे उत्तराखंड से, और लद्दाख रेंज टच नहीं करती। आप यहाँ देख लो, ग्रेट हिमालय, जस्कर रेंज, ठीक है, कुमायूं हिमालय, लेसर हिमालय और नक्तीवा रेंज, ये याद रखना आप, नक्तीवा रेंज, ठीक है। पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पासेस बता देता हूँ, ये सारी पासेस याद नहीं रखना है। एक लीपू लेक पास बहुत इंपॉर्टेंट है। लीपू लेक पास इसलिए चर्चा में रहती है क्योंकि जो हमारी मानसरोवर यात्रा होती है अक्सर लोग यहाँ से लीपू लेक पास से जाते हैं, ठीक है। एक लीपू लेक हो गई, एक नीति पास हो गई और एक माना पास हो गई, ये 3 पासेस बस याद रखना। अब इसके हम नेशनल पार्क देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। देखो ये यमुना रिवर जा रही है, यमुना रिवर के जस्ट हेड पे गोविंद नेशनल पार्क है। कौन सा? गोविंद सागर नेशनल पार्क है, ठीक है। भागीरथी के हेड पर गंगोत्री नेशनल पार्क है, और भागीरथी के फीट पे क्या है? राजा जी नेशनल पार्क है, जो गंगा होती हुई जाती है। ये अलकनंदा है, ये केदारनाथ सेंचुरी है, ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ये नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये कार्बेट नेशनल पार्क है, और ये अस्कॉट सेंचुरी है। आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड है। देखो क्या हुआ है, अभी जो चुनाव का प्रचार चल रहा था, जो अभी हमने फ्रंट पेज पे देखा कि 3 या 4 स्टेट में चुनाव समाप्त हुए हैं, और उनमें जो प्रचार के दौरान क्या कहा गया कि मदीगा कम्युनिटी है, इसको हम और मतलब रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। मतलब ओवरऑल क्या कहना, आर्टिकल में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव सब कैटेगराइजेशन पर है एससीज के। जिस तरह से पंजाब में सब कैटेगराइजेशन किया गया था एससीज का, इसीलिए हम भी यहाँ पर भी जो चुनाव जहाँ जहाँ हो रहे हैं सब कैटेगराइजेशन करेंगे, और जो लोग इससे वंचित रह गए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएंगे। देखो सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी एसटी क्या होता है, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये डिबेट रीओपन कर दी है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब फॉर रिजर्वेशन। देखो सब कैटेगराइजेशन का कॉन्सेप्ट और जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं क्यों फेवर करते हैं। जैसे मान लो ये एससीज हैं, ये सारे एससीज के लोग हैं, इनकी कम्युनिटी। अब कुछ लोगों को तो बहुत सारे बेनिफिट मिल गए हैं, तो वो क्रीमी लेयर में पहुंच गए, आईएएस बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, कुछ लोगों ने कंपनी स्टेबलाइज, मगर कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, और जो लोग ऊपर पहुँच गए हैं वो अपने नीचे वालों को कुछ बताते नहीं। तो सब कैटेगराइजेशन से क्या होगा, जो क्रीमी लेयर है वो छट जाएंगे, ठीक है। और क्रीमी लेयर के छटने के बाद क्या होगा कि जो अपर लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन बंद कर दिया जाएगा, जो लोअर क्लास रह जाएगा उसके अंदर, उस लोअर क्लास को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही बात बताई गई है। क्या करें, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड। पंजाब ने क्या किया है, एक लॉ अप्लाई किया था, एससी एसटी गिविंग ए प्रेफरेंस टू वाल्मीकि एंड मजहबी, ठीक है। यहाँ पर क्रीमी लेयर का लॉ दिया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि जो आप प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा
फॉर ऑल एससी। मतलब क्या है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है, स्मॉल बेंच की वर्डिक्ट है, उसने कहा है कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, मगर स्मॉल बेंच की वर्डिक्ट ना मानते हुए लार्जर बेंच को कॉन्सेप्ट भेज दिया गया। तो लार्जर बेंच को भेज दिया गया, तो जब तक क्या होगा, सभी एससी एसटी को इक्वल रिजर्वेशन दिया जाएगा, आप उसमें सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। यही बात यहाँ बताई गई है। और दूसरी बात बताई गई है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 341 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 341, उसमें बताया गया दोज कास्ट नोटिफाई बाय द प्रेसिडेंट आर कॉल्ड एससी एसटी। मतलब स्टेट का इसमें कोई से नहीं है। स्टेट चाहे जब मनमाना चाहे सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकता, नहीं किया जा सकता। स्टेट के द्वारा एससी और एसटी की लिस्ट को रिमूव नहीं किया जा सकता, उसमें अदला बदली नहीं की जा सकती। ये क्या करते हैं, एक बिल आता है इसमें बाकायदा पार्लियामेंट में बिल वो पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, देन प्रेसिडेंट एक लिस्ट बनाते हैं एससी एसटी की, तो वो उसमें हर स्टेट की अलग अलग लिस्ट होती है, उसमें बताया जाता है कि इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। देखो, नो कम्युनिटी हैज़ बीन स्पेसिफाइड एज एससी। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और अंडमान निकोबार है, ये याद रखना आप। ये 3 जगह हैं, अरुणाचल, नागालैंड और अंडमान निकोबार, और चौथी जगह लक्षद्वीप। ये 4 जगह हैं जहाँ पर कोई भी एससी की पॉपुलेशन नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या बताया, व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिगार्डिंग द लिस्ट इन 2005 E.B. चिन्नैया केस, द कोर्ट रूल्ड दैट ओनली प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट एज एससी। मैंने बताया आपको कि 2005 में कहा था कि प्रेसिडेंट इसमें कर सकता है लिस्ट में हेर फेर और उसको एक्सक्लूजन इंक्लूजन कर सकता है, मगर स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट ऑल एससी ए सिंगल होमोजीनियस ग्रुप। मतलब अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पे क्या है, सब कैटेगराइजेशन पर बल नहीं दिया है, सभी जो है वो सिंगल होमोजीनियस ग्रुप हैं। तो इस आर्टिकल में आपको आर्टिकल 341 याद रखना है, कैसे पार्लियामेंट में कोई भी बिल इशू होता है और उस बिल के बनने के बाद प्रेसिडेंट एक्सक्लूजन और इंक्लूजन करता है। हर स्टेट में एससी और एसटी की लिस्ट अलग अलग होती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई से नहीं होता है। ठीक है, अब क्या हुआ है, 2021 से लेकर 2022 तक क्या हुआ है, जो मीजल्स के डेथ रेट है वो 43% तक बढ़ गई है, मतलब 1,36,000 पहुंच गई। देखो, मीजल्स जो है एक कंटेजिनियस वायरस डिजीज़ है, जो ये वायरस से फैलता है। इसमें क्या होगा, कफ आएगा आपको, कोरिजा हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, रेसेस हो जाएंगे। फ्यूअर केसेस जो है मीसल्स के हैं और उसमें वैक्सीन भी, ऐसा नहीं है वैक्सीन नहीं है, मीजल और रुबेला की इंडिया में वैक्सीन चलती है। देखो, मीजल्स और रुबेला के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मीजल क्या है, एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है। कंटेजियस क्या होता है, मतलब बहुत तेज़ी से लगती है। जैसे आपको अगर रामू को यहाँ पर ये हो गया और इसके टच में कोई आया तो इसे भी हो सकती है। ये माताएं कहलाती हैं हिंदी में। अगर आप किसी से पूछेंगे तो इसे खसरा नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं ये माताएं निकल आई हैं, क्योंकि नाम लेना अक्सर गांव विलेज में अलाउ नहीं होता। तो ये डेथ करती है, किस में करती है, ये यंग चिल्ड्रन में डेथ करती है, बहुत ज़्यादा यंग लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जिसकी वजह से होती है वो सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप आरएनए वायरस होता है, जो सिंगल सीरोटाइप होता है, और ये जीनस जो है मॉर्विल्ली वायरस पैरामॉक्सी विरदे फैमिली से होता है। आप ये सब याद मत रखना, बस इतना याद रखना, जो मीजल और रुबेला है ये वायरल वैक्सीन है। ठीक है, आपको बस इतना याद होना चाहिए, ये वायरस से होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना। ये याद रखेंगे तो बहुत अच्छा, बस इतना याद रख लेना कि ये आरएनए वायरस है, वो इसमें नुकसान पहुँचाता है। ये डेंजरस है चिल्ड्रन के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मलनरिश्ड रहते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं और इम्यूनिटी कम रहती है, तो उनको बहुत तेज़ी से ये इफेक्ट करता है मीजल और रुबेला। और ब्लाइंड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके डिफेक्ट बहुत भयंकर निकल कर आते हैं, जैसे ब्लाइंडनेस हो जाएगी, इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा, सीवियर डायरिया हो जाएगा, ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा, कानों में निमोनिया हो जाएगा। रुबेला क्या है, रुबेला को और दूसरा नाम क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जर्मन मीजल। ठीक है, ये भी कंटेजियस है, माइल्ड वायरस इन्फेक्शन है, चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में होता है।
रूबेला वायरस जो है वो एनवलप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस से होता है, ठीक है। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस से होता है। अब आप किसी भी वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डीएनए और आरएनए वायरस होता है। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है जबकि आरएनए वायरस में सिंगल होता है। इसी में एडेनिन गुआनिन और ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जबकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। रूबेला जो है प्रेग्नेंट वीमेन को हो जाता है जिसमें बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसे कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें इरिवर्सिबल बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बर्थ में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बहुत ध्यान रखा जाता है। रूबेला इज़ द नॉट सेम एज मीजल्स। मीजल्स की तरह रूबेला सेम नहीं है, ठीक है। टू इलनेस शेयर सम साइन एंड सिम्टम्स सच एज रेड रेसेस। मतलब दोनों रूबेला और मीजल्स में एक चीज़ सेम है कि रेड रेसेस होते हैं, जबकि आप रूबेला देखेंगे ये माइल्ड होता है इन कंपैरिजन टू मीजल्स। मीजल्स जो होता है वो बहुत हाईली सीवियर होता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ग्लोबली क्या पोजीशन है मीजल और रूबेला की? देखो, वर्ल्ड में ये वन ऑफ द मोस्ट कंटेजियस ह्यूमन वायरस है जो बहुत सारे लोगों को ग्लोबली नुकसान पहुंचाता है। हर साल 1 लाख चिल्ड्रन इससे मर जाते हैं, ठीक है। इसमें बर्थ डिफेक्ट होते हैं, ये बहुत भयंकर चीज़ है। WHO के अकॉर्डिंग क्या है, WHO ने ये सब बातें बताई हैं। पास्ट 2 डिकेड में मतलब 20 सालों में 30 मिलियन डेथ हो चुकी हैं रूबेला से। हमारे इंडिया में जो मिशन इंद्रधनुष है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2014 में, और इसमें जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसे वैक्सीन प्रोवाइड करना था। 2017 से 21 तक एक स्ट्रेटजी बनाई गई मीजल और रूबेला को एलिमिनेट करने के लिए। गवर्नमेंट ने रूबेला कंटेजिनियस वैक्सीन भी लॉन्च की है इस प्लान के साथ साथ, ठीक है। दिसंबर 2021 में क्या हुआ, 5 कंट्री में जो है WHO ने रूबेला और मीजल्स फ्री डिक्लेयर कर दिया, जिसमें इंडिया नहीं थी। याद रखना है आपको कि 2021 में क्या किया, WHO ने 5 कंट्री को रूबेला और मीजल्स फ्री करार दे दिया, जैसे भूटान, DPR कोरिया, मालदीव, श्रीलंका, तिमोर लेस्ते, मालदीव और श्रीलंका जो है वो अभी सस्टेन है देयर रूबेला एलिमिनेशन स्टेटस। मतलब मालदीव में भी अभी तक कोई केस नहीं निकल कर आया, श्रीलंका में भी कोई केस निकल कर आया। देखो, ये आप अगर आपके दिमाग में आएगा तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आएगा कि भाई कैसे किसी भी कंट्री को डिजीज़ फ्री करार दिया जाता है। देखो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि 3 साल तक बहुत कम केसेस आते हैं, ना के बराबर होते हैं। 3 साल तक नो केसेस वर्ड यूज़ होता है, उनमें कोई भी केस नहीं आता है तो उस कंट्री को उस डिजीज़ से फ्री करार दे दिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखो पहला क्वेश्चन, एडिनो वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम वेयर एज रिट्रो वायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड जीनोम। बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमन कोल्ड समटाइम्स कॉज बाई एडिनो वायरस वेयर एड्स कॉज बाई रिट्रो वायरस। देखो, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो वायरस की 2 फॉर्म होती हैं, एडिनो वायरस और रिट्रो वायरस, जिसमें एडिनो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है जबकि रिट्रो वायरस जो है डबल स्ट्रैंडेड DNA नहीं होता है उसमें, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो होता है एडिनो वायरस से होता है, ठीक है। एड्स जो होती है वो रिट्रो वायरस से होती है, ठीक है। तो दूसरा सही है इसमें। देखो क्या है, वायरस एक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो अकेले नहीं रह सकते, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होस्ट, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं दोनों में होस्ट करते हैं। होस्ट स्पेसिफिक एंड मोस्ट पैथोजेनिक, मतलब मोस्ट पैथोजेनिक वायरस इन्फेक्शन ह्यूमन होस्ट कैन कैटेगराइज एडिनो वायरस और रिट्रो वायरस, ठीक है। एडिनो वायरस में कोई भी एनवलप नहीं होता है और इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ठीक है। रिट्रो वायरस जो है वो RNA को यूज़ करता है और RNA का यूज़ करके DNA की कॉपी बनाता है, ठीक है। और DNA को एज अ होस्ट सेल यूज़ किया जाता है, मतलब रिट्रो वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA नहीं होता। एडिनो वायरस कॉमन वायरस होता है जो रेंज ऑफ इलनेसेस प्रोवाइड करता है, जैसे आपको निमोनिया हो जाएगा, ब्रोंचाइटिस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, पिंक फीवर हो जाएगा। जबकि रिट्रो वायरस भयंकर बीमारी पहुंचाता है जैसे कैंसर, एड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिशन इंद्रधनुष के बारे में इसने पूछा है। गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था, किस लिए लॉन्च किया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, इतने ईजी भी क्वेश्चन पूछे, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, राइट था। तो आज हमने ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपको कोई दिक्कत है हमारे चैनल पे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।